हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मीडिया जेई में। मैं हूं अब्दुल रहमान, आपका फिजिक्स मेंटर, और हम लोग यहां पे डील करेंगे काइनेमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को, जिसका नाम मैंने रखा है प्रोजेक्टाइल लाएगा चेहरे पे स्माइल। तो बच्चों, आज आप लोगों के चेहरे पे बहुत सारी खुशी, बहुत सारा स्माइल आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल के बारे में मैं पहले बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि इसको बोर्ड और कंपटीशन दोनों में बराबर पूछा जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन के कॉन्सेप्ट भी हैं और इसमें वर्टिकल मोशन के भी कॉन्सेप्ट है। तो ये काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले जितनी भी चीजें पढ़ते हैं ना, ऑलमोस्ट सारी चीजों का कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्टाइल में आ जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल पढ़ने से हमें यह भी फायदा होगा कि इससे पहले जो भी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो भी मेरा रिवाइज हो जाएगा फिर से। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि पूरे काइनेमेटिक्स को सिर्फ हम लोग 3 इक्वेशन से डील कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरे काइनेमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके काइनेमेटिक्स के, उन सभी को हम लोग सिर्फ 3 इक्वेशंस पे ही सॉल्व कर सकते हैं। कौन से हैं वो 3 इक्वेशन? वो बहुत ही कॉमन और बेसिक से इक्वेशन है। ये इक्वेशन बच्चों को 9th क्लास में ही पता हो जाता है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन तो हमें इसको समझना है, अगर मैंने बोला सेकेंड इक्वेशन तो इसको, और अगर बोला थर्ड इक्वेशन तो वो ये इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसी 3 इक्वेशंस पे ही पूरे काइनेमेटिक्स के किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये आना चाहिए कि इन 3 इक्वेशंस को कब, कहां, कैसे यूज करना है। ठीक है, और ये तो हमें मालूम ही होगा कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, और t क्या है उस टाइम पे जिस टाइम पे ये वेलोसिटी v हो जा रही है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस नहीं है, क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। कई बार बच्चे इसको डिस्टेंस भी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस नहीं है। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, वो ये t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन, और t स्क्वायर, ये फॉर्म होगा इसका। थर्ड इक्वेशन में फाइनल इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, और a यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, और a फिर से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस पे ही पूरे काइनेमेटिक्स को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि इस तीनों इक्वेशन को अच्छे से समझ लें, और ये तो हमें पहले से पता ही है। तो जाहिर है कि हमें इस प्रोजेक्टाइल चैप्टर में कुछ भी नया नहीं करना है, बस एक कुछ कॉमन चीजें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाना हो या किसी फॉर्मूले को बनाना हो तो हम लोग इसी 3 इक्वेशंस की मदद से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो और चलते हैं प्रोजेक्टाइल के सबसे पहले वाले टाइप पे, सबसे बेसिक टाइप पे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल के एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम सारे टाइप्स को 1 बाय 1 करके देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे बेसिक वाला टाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें होंगी। ये एक 2D मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन है? एक 2D मोशन है। 2D मोशन मतलब सर जो किसी प्लेन पे चलता हो वो प्लेनर मोशन की कैटेगरी में आता है। प्लेनर मोशन में हम लोग 2 एक्सिस को एक साथ लेते हैं। ठीक है, 1D मोशन में एक एक्सिस से काम चल जाता है। ठीक है, 2D मोशन में 2 एक्सिस लेना पड़ेगा, 3D मोशन में 3 एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड तीनों। ठीक है, 2D में हमें सिर्फ 2 लेना होगा। तभी हम लोग लेंगे क्या? वाई और एक्स एक्सिस पे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन होगा हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल का। भी मैंने बोला कि प्रोजेक्टाइल में हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग एक साथ देखेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। कैसे होता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग कि ये किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलो, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कंसिडरेशंस लेंगे। ये वो 2 कंसिडरेशंस हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में कोई भी चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं ना, तो अभी हम लोग 11th-12th में फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल फिजिक्स में हम लोग कुछ चीजें क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं कि ऐसा है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रियल चीजों पे नहीं जा सकते हैं। पहले आइडियल चीजें पढ़ते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर रियल चीजों पे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोजेक्टाइल में भी हम लोगों ने कुछ कंसिडरेशंस लिया है
एयर फ्रिक्शन एंड विंड रेसिस्टेंस आर नेग्लिजिबल। यहां पे हम लोग एयर फ्रिक्शन को और विंड रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे। क्यों नेग्लिजिबल मानेंगे? ताकि इस बॉल पे लगने वाला कोई दूसरा फोर्स ना हो एक्सेप्ट क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो बॉल का मोशन होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट में होगा, इस पे और कोई दूसरा फोर्स अलग से नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जी जो एक्सेलरेशन है उस पे कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर एयर फ्रिक्शन लगाएंगे या विंड रेसिस्टेंस लगाएंगे तो उसके जो फोर्स होंगे ना, डैम्पिंग फोर्स या डिसिपेटिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वजह से भी उसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो इस मोशन को थोड़ा चेंज कर देगा। वो अभी पढ़ सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फंडामेंटल वाली चीज़ों को पढ़ करके फिर आगे की चीज़ें हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये दो चीजें, एक ये हो गया, इसको मैं समझा देता हूं। जी इज कांस्टेंट, हमें जी कांस्टेंट लेना। जी कहां पे कांस्टेंट होगा? जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पे कांस्टेंट होता है। हम मतलब कि बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाएंगे, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर मीटर के रेंजेस में रहेंगे, तो वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कहलाएगा, और वहां पे हम लोग अपने जी को कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, इसके बारे में समझ लिया। अब हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को ग्राफिकली समझ लेते हैं, और यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, देखो, अगर हम लोगों ने एक बॉल लिया, क्या लिया? एक बॉल लिया, और उसमें इनिशियल वेलोसिटी u दी इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे। एक बॉल लिया और उसको इनिशियल वेलोसिटी दी u, जिसने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया होगा, और अगर इस बॉल को हम इस डायरेक्शन में फेंकेंगे ऐसा, तो ये बॉल क्या ऐसा जाएगा? ऐसा जाकर के आसमान में चला जाएगा? नहीं, आसमान में नहीं जाता। ये बॉल कैसा जाता है? ऐसा जाता है ना। तो ये बॉल को जब हमने इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ फेंका, तो ये इधर क्यों गिर रहा है? ये इधर क्यों नहीं जा रहा है? ये इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट है, उसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इसकी वजह से इस पाथ को स्ट्रेट लाइन ना करके कैसा करेगा? ये पैराबोलिक करेगा। देखो कैसे जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ना जा करके ये पैराबोलिक पाथ पे ऐसा गिरेगा, इधर इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, तो अगर इस बॉल का ये पैराबोलिक पाथ होगा तो बॉल कुछ इस तरह से गया होगा, एक पॉइंट पे ये, एक पॉइंट पे ये, एक पॉइंट पे ये, और ऐसे ऐसे आकर के ये यहां पे गिरा होगा। ठीक है, ओके, तो इस एक प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज 2D मोशन, इस एक मोशन के साथ दो और मोशन हो रहा है। हमें उन दोनों मोशंस को देखना होगा कि सर और दो मोशंस कौन से हो रहे थे। एक्चुअली एक साथ 3 मोशन होते हैं, एक प्रोजेक्टाइल दैट इज 2D और उसका कंपोनेंट 1D एंड 1D। देखते हैं हम लोग कैसे कैसे होता है ये दो मोशन। ठीक है, सपोज करो कि अगर यहाँ पे हमने कोई बल्ब लगा दिया, कोई लैंप लगा दिया, और इस मोशन को, इस प्रोजेक्टाइल 2D मोशन को अगर इसका हम लोग शेडो बनाएंगे एक्स एक्सिस पे, कोई स्क्रीन को रख करके, तो एक्स एक्सिस पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन का शेडो कैसा बनेगा? ऐसा ऐसा बॉल कैसा जाएगा? यहां से ऐसा आएगा, शेडो शेडो ऐसा चलेगा। ठीक है, अगर इसके शेडो को, या प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, वाई एक्सिस पे देखना है, तो अगर यहां पे लैंप लगाया तो इस बॉल को ऐसे जाने का जो इसका शेडो बनेगा वो वाई एक्सिस पे कैसा बनेगा? वाई एक्सिस बनेगा कि ये नीचे से ऊपर आया और ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर हाफ के लिए और बाकी हाफ के लिए वो ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसके जो शेडो चलेंगे, फिर से देखो, इसका जो शेडो चलेगा, जो परछाई होगा, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, तो 2D मोशन पे ऐसा चल रहा है पाथ पे, लेकिन इसके शेडो में लगेगा कि स्ट्रेट लाइन चल रहा है मोशन। कैसा मोशन चल रहा है? स्ट्रेट लाइन। और इसका वाई एक्सिस पे जो शेडो बनेगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन है और दो उसका शेडो है, तो 3 मोशन एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो जितना टाइम प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आने में लेगा ना, उतना ही टाइम इसका शेडो भी यहां से आने में लेगा, और उतना ही टाइम ये बॉल नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में लेगा। तीनों का टाइम एक साथ होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ पे आके गिर गया है तो इसका शेडो भी यहीं पे रुका है, ये तो बीच में नहीं, वो उसको भी तो यहाँ आना पड़ेगा ना, उसके शेडो को भी, और ये बॉल भी ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे आके गिर जाएगा, शेडो भी एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग देख ली कि लैंप वेम्प लगाएंगे इसका शेडो बनेगा, इसका शेडो बनेगा, इसका मतलब एक साथ 3 मोशंस हो रहे हैं, एक 2D मोशन और दो और कौन से? 1D एंड 1D। ठीक है,
जो एक्चुअली इसका कॉम्बिनेशन ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन। तो ये कैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन है कैसा, 2D, ये कॉम्बिनेशन होगा हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल में कैसा चलेगा, एक्स एक्सिस पे, यहां से चला और यहां पे आके खत्म हुआ। पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो यहां से यहां, हॉरिजॉन्टल 1D में, ठीक है। अब ये वर्टिकल में कैसा चलेगा, ये 1D हो गया प्लस 1D, और वर्टिकल में कैसा चलेगा, बॉल नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अपने इस हाइट को क्या करने का, रीच करने के बाद नीचे से ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, वो इक्वल्स टू होगा कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जो 2D मोशन होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है 1D एंड 1D का, उसको एक साथ हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे, ठीक है। यहां पे एक और बात जानने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन होगा ना, तो उसका एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0 होगा, और ये वर्टिकल मोशन होगा, यहां पे y कंपोनेंट -g होगा। एक्सेलरेशन किस, कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अभी एक ही फोर्स लग रहा है और एक फोर्स की वजह से एक ही एक्सेलरेशन आएंगे। कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे एयर फ्रिक्शन और विंड रेसिस्टेंस को क्या किया है, नेग्लेक्ट करके चला है, ताकि यहाँ पे और कोई दूसरे फोर्सेस ना हो और उनके इन्फ्लुएंस से जी की वैल्यू चेंज ना हो, वो वही रहे। अभी हम लोग चीजों को क्या करेंगे, सिंपल बना के चलेंगे, ठीक है ना, आइडियल सिचुएशन पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 0 है, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट -g। अब बोलोगे सर ये x 0 कैसे हो गया, ay -g कैसे हो गया, ये हमें परेशान कर रहा है। तो अगर ये परेशान कर रहा है तो इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, नीचे वाला निगेटिव हो जाता है, तो किसका हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं, एक्सेलरेशन का। कौन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, जी, ठीक है। तो हमारे पास ये वेक्टर है, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना बनेगा, अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस में है तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। और ये इस तरफ है ना, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, वो वेक्टर खुद हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया वहां पे, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड होता तो प्लस होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए माइनस साइन लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है ना, ऑलवेज, ठीक है। इसलिए ay को हमेशा हम लोग -g लेंगे, ठीक है। तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के एक्सेलरेशन को अलग अलग लिख लिया है, और यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये g होगा। हर पॉइंट पे इस बॉल पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, g, यहां भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने स्प्लिट किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में, और इसके एक्सेलरेशन को भी देखा ax एंड ay को, कैसे ये 0 हो रहा है, कैसे ये -g हो रहा है, ठीक है। इतने कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग बना लिए हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल 2D है ना, तो 2D मोशन में x और y साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो जहां पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं ना, तो हम उसको एक साथ ऑब्जर्व या एनालाइज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना होगा 1D एंड 1D में, ठीक है। किसी भी, मान लो कि कोई तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के इंजन में कुछ खराबी होता है, तो मैकेनिक क्या करता है, ऊपर से थोड़ी बना देता, बिना खोले तो नहीं बनाएगा, पहले इंजन को खोलेगा, खोल के अलग अलग करेगा। वही हमने इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद दोनों की चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, फिर से क्या कर देंगे, दोनों को क्लब कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को असेंबल कर देंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ भी हम यही काम करेंगे। 2D मोशन के साथ पहले क्या करेंगे, पहले खोल के रखेंगे, स्प्लिट करेंगे 1D एंड 1D में, ठीक है। अगर 3D मोशन होता तो 3D मोशन है तो हम उसको 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, x में, y में और z में। x का इक्वेशन लिखेंगे, y का इक्वेशन लिखेंगे और z का इक्वेशन लिखेंगे, तीनों को अलग अलग देखेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, असेंबल कर देंगे। असेंबल भी करना हम बताएंगे, कैसे असेंबल इसको करते हैं, कैसे सबको क्लब करते हैं, ठीक है। तो 3D मोशन को 3 पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो 3D मोशन में कितने मोशंस होंगे, एक 3D वाला मोशन और 3 और उसके शैडोज जो चलेंगे x, y और z पे, ठीक है। तो यही तरीका होता है। 1D में तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, 2D को 1D में स्प्लिट करेंगे, 3D को 1D में, 3D में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक का पूरा माजरा समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे इसको ध्यान में रखना,
ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसे हमें अच्छे से संभाल के रखना है, ध्यान में रखना है। प्रोजेक्टाइल जब भी पढ़ेंगे सबसे पहले तो ये वाला तो हमें पूरा याद ही रहना चाहिए। बाकी हम लोग आगे देखते हैं, और भी सारी चीजें हैं, हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कर लिया अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल को समझेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने हमारे देश को दिया है गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है, 2020। तो नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन फेंकने का जो साइंस है ना, वो हमारे प्रोजेक्टाइल से ही रिलेट करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेट करता है। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के ही लगते हैं। तो मैं इसको अभी नीरज चोपड़ा की जेवलिन थ्रो को अभी प्रोजेक्टाइल से कोरिलेट करूंगा, और कैसे देखना कितनी आसानी से हम लोग को ये सारी प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट को समझने में हमें मददगार होगा ये इनका, नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन थ्रो है। ठीक है ना, देखो कैसे कर सकते हैं। तो अगर नीरज चोपड़ा ने अपने जेवलिन को फेंका होगा इनिशियल वेलोसिटी u से, जिसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, तो अगर इसको हमने ऐसा चुना तो ये किस पाथ पे गया होगा, देखो ये किस पाथ पे गया होगा, ये इस तरह से गया होगा, ऐसा गया होगा ना। अभी मैंने बताया ऐसा आसमान में तो नहीं गया होगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं हुआ होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट है, इसलिए ये ऐसा पैराबोलिक पाथ को एक्वायर करेगा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा का ये जो जेवलिन था ना, उसमें एयर रेसिस्टेंस और विंड फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं किया गया था। हम लोग अभी इसको निगलेक्ट करके समझेंगे पहले। ठीक है, तो अगर इस जेवलिन की इनिशियल वेलोसिटी u है और उसने हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड से थीटा एंगल बनाया है, तो ये वाला जेवलिन इस तरह से ऐसा जाके यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट को अगर हम लोग बनाएंगे, कौन से कंपोनेंट को, एक्स कंपोनेंट, u का एक्स कंपोनेंट जिसको हम लोग ux बोलते हैं, और इसका एक होगा y कंपोनेंट जिसको y बोलते हैं, क्योंकि हमें स्प्लिट करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक है, तो ये जेवलिन यहाँ पे ऐसा जाकर के गिरा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना इसके हर पॉइंट पे क्या लगा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वर्टिकली डाउनवर्ड लगा होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो इसमें या फिर किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल में हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है। हमें सबसे पहले निकालना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वो टाइम जितने यहां से फेंका था और यहां पे आके गिरा, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। सपोज करो जब नीरज चोपड़ा ने जब ये जेवलिन फेंका होगा तब 5 सेकंड हो रहा था, और जब ये यहाँ पे आके गिरा तो 15 सेकंड में ये गिर गया, तो 5 से 15, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 15 - 5 = 10, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड हो गया। जहां से फेंका और जहां तक गिरा उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। ठीक है, अब देखो रेंज क्या होता है, रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जो ग्राउंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। नीरज चोपड़ा का कितना था, ये अप्रॉक्स 87.58 मीटर था। ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था ना, जिससे इन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 पे रहे ये जेवलिन थ्रो में। ठीक है, 87.58 मीटर का था वो ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो वो कितना था, वो रेंज होता है हमारे पास, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अब नीरज चोपड़ा का जेवलिन है, उसने एक्चुअल जो पाथ कवर किया वो ही पैराबोलिक किया, लेकिन जो मेजर करने की बारी आएगी तो ऊपर हवा में जाके इंची टेप से थोड़ी नापेंगे, उसको नहीं ना नाप सकते हैं, वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, ग्राउंड वाले डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। ओके, अब हम लोग एक और बात देखेंगे मैक्सिमम हाइट की, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या है ये मैक्सिमम हाइट, वाई में कितना ऊपर गया, वाई में कितना ऊपर गया, तो ये वाई में h हाइट गया, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। वाई की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम हाइट, एक्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज रेंज। ठीक है, टाइम तो बता ही दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। एक और चीजों को देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या होता है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यही वो पाथ, ये जो पाथ है ना एक्चुअल पाथ, उसी के इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। एक्चुअली ट्रेजेक्टरी का मतलब ही होता है पाथ, लोकस। ठीक है, तो पाथ का जो इक्वेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री। तो हमें ये तीन चीजें देखनी है, टी आर एच एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस इक्वेशन में इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इन चार चीजों को देखेंगे बेसिकली, ठीक है। और इन चार चीजों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन चारों चीजों को कैलकुलेट करते हैं वही बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन से जो भी हमने बताया था, ठीक है, वहीं से करते हैं। कैसे यूज करेंगे बस इसको हमें देखना है, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, टी आर एच और इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने जाएंगे, उसके इक्वेशंस को बनाएंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशंस को बनाने से पहले हम कुछ काम, बेसिक काम करेंगे। और मैं ये बता दूं कि जितने भी तरह के प्रोजेक्टाइल मोशंस को पढ़ेंगे, जितने भी तरह के प्रोजेक्टाइल मोशंस को पढ़ेंगे, हम सबसे पहले यही काम करेंगे। कौन सा काम? एक्स एक्सिस के इक्वेशन बनाएंगे और वाई एक्सिस के इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल मोशन मतलब वाई एक्सिस। अब हम लोग यहाँ पे इसके इक्वेशंस को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, कौन? यू। इनिशियल वेलोसिटी यू लिख लेते हैं इसको हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का अभी हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट लिखेंगे। यू था ना थीटा एंगल पे, तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा? यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट दैट इज यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। कैसे होता है सर? ऐसे होता है, देख लो, ये x है और ये y है, ठीक है। ये u इनिशियल वेलोसिटी और ये थीटा है। तो इसका कंपोनेंट x की तरफ कितना आ जाएगा? कंपोनेंट मतलब उसका शैडो, इतना लेंथ, इसको हम लोग ux बोलते हैं। ये कितना होता है? u cos थीटा होता है। ये बच्चों को पता होता है, हम लोग इसको वेक्टर में पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। कोई वेक्टर u है, थीटा एंगल x से बनाया है, तो उसका x कंपोनेंट कितना होगा, उसका y कंपोनेंट कितना होगा, वो हम लोग वेक्टर चैप्टर में देखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका शैडो ही एक्चुअली है, मतलब ये u है मैग्नीट्यूड थीटा एंगल पे इस तरफ, तो x की तरफ कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, वो कितना होता है? ux इक्वल टू यू कॉस थीटा, और y कितना हो जाएगा? uy इक्वल टू यू साइन थीटा। ये y कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट्स को बनाते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी का x u cos थीटा हो जाएगा और y u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट बनाएंगे। ये तो इनिशियल वेलोसिटी का हो गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बनाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का x कंपोनेंट कितना होता है? 0 होता है, मैंने अभी बताया था। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का y कंपोनेंट कितना होता है? ay, वो माइनस जी होता है। माइनस क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, नेगेटिव y में है, और जी उसका मैग्नीट्यूड होगा। क्योंकि ये वेक्टर है ना एक्सेलरेशन, तो हमें साइन और मैग्नीट्यूड दैट इज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लिखना होगा एक साथ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी हो गया। अब हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी एट टी टाइम। किसी भी टी टाइम पे जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ा होगा तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज की होगी, तो किसी भी टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी उसको हम लोग देखेंगे। तो कहां से निकालते हैं वेलोसिटी? फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन कहां पे? एक्स एक्सिस में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे एक्स एक्सिस में। क्या होता है ये? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहीं से निकालेंगे ना। इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, तो टी टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में होगा तो एक्स वाले कंपोनेंट लिखेंगे, एक्सेलरेशन भी एक्स वाला होगा, ठीक है। टाइम एक्स में नहीं होता क्योंकि टाइम स्केलर है, इसके कंपोनेंट्स नहीं बनते। किसी भी स्केलर के कंपोनेंट्स नहीं बनाते हैं, कंपोनेंट सिर्फ वेक्टर के ही बनाते हैं, ठीक है। तो टाइम को एज इट इज रहने देंगे। वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स। क्यों? क्योंकि ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो पूरा 80 0 हो जाएगा। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू वॉट? यू कॉस थीटा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गया किसका? एक्स का, सॉरी फाइनल वेलोसिटी एक्स में आ गया,
ठीक है। अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी y में बनाएंगे। फाइनल वेलोसिटी y में का इक्वेशन लिख लेते हैं। कहां से आएगा वो? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से ही आएगा। देखिए ये y का है ना, तो अभी यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में y लिखेंगे, y y, t में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो स्केलर है, ठीक है। uy कितना है? देखो u साइन थीटा, ay कितना है? माइनस g, और ये t, तो vy का ये इक्वेशन बनेगा, vy का ये इक्वेशन बनेगा। तो x एक्सिस में जो vx था वो तो इजी है, और ये कैसा होगा? ये कांस्टेंट भी होगा। क्यों होगा कांस्टेंट? जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होता है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करती है। तो x एक्सिस में क्या हो जाएगा? v कांस्टेंट हो जाएगा। हर पॉइंट पे vx की वैल्यू ux के बराबर होगा, मतलब वो चेंज नहीं करेगा। मतलब हो गया कि x एक्सिस वाला जो शैडो था, परछाई था, वो x एक्सिस वाला शैडो परछाई का मोशन यूनिफॉर्म था। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन उसकी 0 है, ठीक है। y एक्सिस में देख लेते हैं। y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वो चेंज करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? तो y एक्सिस में ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है। मोशन अंडर ग्रेविटी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वर्टिकल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, वो 0 नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये इक्वेशन हो जाएगा, और हम लोग इसको अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखो हमें बस मालूम चलना है किसको? ux और uy को, ax और ay को। इतना अगर हमें मालूम चल जाएगा तो हम सारे इक्वेशंस आसानी से लिख सकते हैं। बस हमें पता चलना चाहिए x में लिख रहे हैं कि y में लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाना, कौन सा इक्वेशन बनाना? डिस्प्लेसमेंट एट टी टाइम, किसी भी टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें बनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? वही s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी को हम लोग पहले x में लिखेंगे, फिर y में लिखेंगे, x और y के सबस्क्रिप्ट के साथ, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? x, अच्छा s से पहले शुरू करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो उससे सिमिलर लगे। देखो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इसमें सबस्क्रिप्ट डालते हैं। x में है तो x लिखेंगे, सब x वाला कंपोनेंट लेंगे, t में नहीं लेंगे, ठीक है। sx क्या हो जाएगा? x एक्सिस पे x ले लो, uxt, तो uxt ये वाला पूरा टर्म फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन x कहता है 0 है, तो ये फिर से आसान होने जा रहा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू uxt हो जाएगा सिर्फ ये, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन का बस ये इजी होगा, सिंपल सी बात है। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू वेलोसिटी, टाइम होता है, या वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है। सिंपल हो गया, एक्सेलरेशन 0 है तो। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y के लिए लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? y के लिए। x के लिए लिख दिया, अब हम लोग इसको y के लिए लिखेंगे। y के लिए क्या लिखेंगे? sy इज इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हो गया, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एस वाई को क्या बोल सकते हैं? वाई एक्सिस में तो सिंपली वाई लिख सकते हैं। यू आई कितना है? यू साइन थीटा, टी तो टी ही होगा। ए वाई कितना था? माइनस हाफ, सॉरी माइनस जी, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी, और ये टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन y एक्सिस में ये बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन y इक्वेशन में ये बनेगा। देख रहे हैं ना, सेकेंड इक्वेशन में थोड़े इक्वेशन, सेकेंड y एक्सिस में हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, सॉरी वर्टिकल मोशन के लिए जो भी इक्वेशंस हम लोग बना रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में। इसका ये भी इजी है, इसका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका ये इजी है vx वाला, इसका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है? क्योंकि इसका ए वाई माइनस जी है और इसका ए एक्स 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो मोशन आसान हो जाता है। और ये क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस तरह से स्प्लिट करके देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें कोई भी दिक्कत या कठिनाई नहीं आएगी कॉन्सेप्ट को समझने में, प्रोजेक्टाइल मोशंस को, और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका अपने पास अपना लो, ये जितनी जल्दी अपना लोगे इस मेथड को, इस तरीके को, प्रोजेक्टाइल उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और हमें उसको पढ़ने में कोई दिक्कत, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी,
क्योंकि हर टाइप के प्रोजेक्टाइल में हम यही काम करते हैं। स्प्लिट करेंगे, इनिशियल का और एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे, कंपोनेंट लिखेंगे, बाकी जिस इक्वेशन की जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे ले करके उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। एक काम मेरे को और करना है यहाँ पे, थोड़ा सा अभी थोड़ा और समझा दूं तुम लोगों को, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, ताकि अभी हम कुछ और समझा सके। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन सारे हमारे बन गए, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हम स्प्लिट किए थे ना, अब हम लोग को क्या करना है, इसको एक साथ लिखना है। देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल में ये सारी चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं। देखो अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल है x और ये y और ये बॉल ऐसा जाके ऐसा गिरा है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो u है इसको तो हमने स्प्लिट कर ही लिया था थीटा एंगल पे, किधर, इधर और इधर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v को देख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v को देख लेते हैं एट एनी टाइम t। सपोज करो पार्टिकल यहाँ पे आ गया किसी टाइम पे, ठीक है, तो इस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, इस कर्व के टेंजेंट से ही वेलोसिटी की डायरेक्शन देते हैं, कर्व के टेंजेंट से। तो अब इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, इस टेंजेंट की तरफ है, इधर। ये कौन है, v, ये वाला v जो हम लोग बना रहे थे ना, vx वाला, वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम जो y कंपोनेंट बनाया है और जो x कंपोनेंट बनाया है। तो यहाँ पे ये v होगा, x कंपोनेंट इसका किधर होगा, इधर होगा vx, y कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा vy। vy का इक्वेशन क्या है, ये vx क्या है, वो तो कांस्टेंट है, किसके बराबर है, ux के, दिख रहा है ना। ठीक है, अगर यहां पे u ने थीटा बनाया है तो v ने कितना बनाया होगा, अल्फा बनाया होगा, और ये जो एंगल अल्फा होगा वो थीटा से कम ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंजेंट ये x से एंगल बनाया टेंजेंट ने। जैसे जब पार्टिकल ऊपर जाएगा इसका टेंजेंट क्या हो रहा है, x की तरफ झुक रहा है, मतलब उसका एंगल x की तरफ, x से कम हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे ये पैरेलल हो जाता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे अभी। ओके, तो एनी टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी v हो जाएगी, और इस v को vy और vx में लिखना है। vx भी निकालना बता दिया कैसे निकलता है, vy भी निकालना बता दिया कैसे निकालना है। अगर इन दोनों को एक साथ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो दिस v वेक्टर इज इक्वल्स टू vxi प्लस vyj। वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं ना, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को एक साथ पहले स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद अलग अलग वैल्यूज को लिखेंगे, फिर अगर एक साथ हमें देखना होगा तो इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, क्लब कर लेंगे, असेंबल कर लेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट की मदद से। ठीक है ना, तो इस तरह से तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद फिर से जोड़ देंगे हम लोग यहाँ, ऐसा v हो गया। अब हम लोग x और y को देखते हैं, x डिस्प्लेसमेंट और y डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, x में डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में, और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट y। हम लोग उसको एक साथ देखना चाहते हैं इस फिगर में, तो कैसे देखेंगे, देखो सपोज करो पार्टिकल इसी पॉइंट पे पहुंचा है आफ्टर t टाइम, तो t टाइम के बाद वेलोसिटी ये हो जाएगी, जिसको ऐसे ऐसे करके निकाल लेना है, बता दिया मैंने। अब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, तो इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, थोड़ा अलग कलर से करते हैं ताकि समझ में आए। तो हम इसके पोजीशन वेक्टर को यहां से देख सकते हैं, ये हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, इस आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इस आर वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स क्या है यहां पे यू एक्स टी, वाई क्या है यहां पे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे आई जे में, तो इस पूरे का इक्वेशन भी हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास से हम यहाँ पे बताना चाहते थे कि एक्स और वाई को एक साथ हम लोग कैसे क्लब कर सकते हैं। स्प्लिट तो कर लिया, तोड़ने के बाद हमें उन चीज़ों को जोड़ना भी आना चाहिए। कैसे जोड़ेंगे, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। अगर इसमें कुछ भी पूछा जा रहा होगा तो हम इसको यहाँ इस इक्वेशंस की मदद से और सॉल्व करने के बाद हम उसको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा को भी निकाला जा सकता है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, vy अपॉन vx, और vx किसके बराबर है, ux के। तो यहां से tan अल्फा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, tan अल्फा को। tan थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन होगा, vy वाला कंपोनेंट, बेस कौन होगा, vx वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो उस तरह से tan अल्फा को भी निकाल सकते हैं, इस एंगल को भी निकाल सकते हैं। देखो बहुत सारे इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं वन बाय वन करके। ठीक है, उसी तरह से r के भी एंगल को निकाल सकते हैं इस x एक्सिस से। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स को लेकर के। r का है इसका x कंपोनेंट यहां से यहां तक, कितना, यहां से यहां तक, और y कंपोनेंट यहां से यहां तक, इतना।
वाई कहाँ से कैलकुलेट, इस लेंथ को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन से। इस लेंथ को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक्स को, और ये वाई एक्स को कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से। टाइम है ना, आफ्टर टाइम टी पे यू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी देख सकते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे की चीजें, देखते हैं कि हम लोग इसमें आगे क्या कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। पहले समझ लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते किसको है। देखो, द टाइम फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज लॉन्च टू द टाइम इट रीचेज द सरफेस। मैंने पहले भी बताया था, जहां से शुरू करेंगे वहां से टाइम लेकर के जहां पे वो गिरेगा वहां तक के पूरे टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले भी बताया था। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये याद तो हो गया, समझ में तो आ गया। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हमें समझना है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे वर्टिकल मोशन, सेकंड इक्वेशन। वर्टिकल मोशन मतलब वाई एक्सिस वाला इक्वेशन लेना है। सेकंड इक्वेशन हमें पता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। किस में लेना है, वाई एक्सिस में लेना है। ठीक है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन वर्टिकल मोशन से। एक्चुअली देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने का मतलब, जहां पे टाइम होगा, टाइम तो फर्स्ट इक्वेशन में भी होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में भी होता है, और टाइम सेकंड इक्वेशन में भी होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम को हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग करेंगे सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से भी कर सकते हैं, मैं सेकंड इक्वेशन से पहले बता देता कैसे करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम फर्स्ट इक्वेशन से करके मेरे को बताना, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, सर फर्स्ट इक्वेशन से ये डेरिवेशन इसका टाइम का होगा। दोनों से निकाल सकते हैं, थर्ड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि थर्ड में टाइम होता ही नहीं है। तो जो चीज जहां होगा ही नहीं वहां से कैसे निकाल सकते हैं, वहां से हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन और सेकेंड इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल मोशन मतलब क्या, वाई एक्सिस। सेकेंड इक्वेशन मतलब वही जो हमने बताया था, लिखते हैं यहाँ पे वर्टिकल मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखो वर्टिकल मोशन सेकेंड इक्वेशन पहले लिखते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है सेकेंड इक्वेशन। वर्टिकल मोशन मतलब हमें इसमें y के कंपोनेंट को लेना है, तो सब में y लगा देंगे, हो गया। अब देखो आगे कैसे करेंगे। एस वाई क्या बन जाएगा हमारे पास, ये y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यू वाई भी हमें मालूम है, यू साइन थीटा होता है, ए वाई भी हमें मालूम है, माइनस जी होता है। ठीक है, इसको पुट करेंगे, इसकी सारी चीजों को निकालेंगे। देखो दिस y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कहां से कहां तक का टाइम, देखो ये x है और ये y है, पार्टिकल को फेंका, यहां से यहां लॉन्च किया, यहां पे गिरा, तो यहां से यहां का पूरा टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरे टाइम के लिए वर्टिकल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे पहले फर्स्ट हाफ में जाएगा तो पार्टिकल यहां आ जाएगा इस लेवल पे, बॉल यहां होगा तो इसकी शेडो y में यहां होगी। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे उतरेगा तो ये बॉल फिर से ऊपर से नीचे आ जाएगा, वापस नीचे, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, फिर से वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो y एक्सिस में जहां से पार्टिकल शुरू किया वहीं पे आकर के पार्टिकल खत्म किया, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए y डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा, क्योंकि y को अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल मोशन, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, y इज इक्वल टू 0। y का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जब t क्या बन जाएगा, कैपिटल T क्या, जब इसका पूरा मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, लिखेंगे 0 इज इक्वल टू यू वाई, जो मेरा यू साइन थीटा, अभी यू वाई लिखते हैं, यू वाई टी माइनस हाफ जी, अच्छा इसको कैपिटल टी लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये कैपिटल टी हो गया ना, स्मॉल टी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज को रख लिया है, कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा टी इज इक्वल टू वॉट, यू वाई टू यू वाई अपॉन ए वाई।
जिसको हम जी में रखेंगे, अभी रखते हैं इसको जी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इक्वेशन t इक्वल्स टू 2uy अपॉन ay, इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। 2uy कितना, u साइन थीटा, ay कितना है g, माइनस जी नहीं लेंगे अभी मैंने बताया था कि ay को माइनस जी लेना है, ये माइनस है यहाँ पे कंपनसेट भी हो जाएगा, और ay को डायरेक्टली हम लोग जी रखेंगे, माइनस नहीं रख सकते क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है। अगर माइनस जी रखेंगे तो टाइम निगेटिव हो जाएगा, वो यहाँ से भी कंपनसेट, यहाँ से लाओगे तो करेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैं अभी बताना चाह रहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट को u2uy अपॉन ay के फॉर्म में रख सकते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ये सिर्फ ऑब्लिक के लिए नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी है, ये इंक्लाइन प्लेन अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन के लिए भी है। ये सिंगल इक्वेशन को यूज करके डायरेक्ट हम वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट इजिली निकाल सकते हैं बिना किसी किसके माथा पच्ची के, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्म याद रहेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g, जिसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं इस फॉर्म में 2uy अपॉन ay। याद करना, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे तो वो 2u अपॉन g आता था, 2u अपॉन g, क्योंकि वहां पे uy की वैल्यू u थी और ay तो g था ही। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ऑब्लिक है ना प्रोजेक्टाइल, तो uy u साइन थीटा के फॉर्म में आता है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से तुम निकाल के मेरे को बताना कैसे निकलता है वो फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे के स्लाइड्स पे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखेंगे। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, पहले इसका मतलब समझ ले रहे, डेफिनेशन वैसे मैंने बता दिया है, फिर से देख लो। Horizontal distance covered by the projectile during its motion is said to be range of projectile। जो horizontal distance होता है ना, जो ground की distance होती है, that is क्या, x का maximum displacement range होता है, ठीक है। समझ गए हम लोग, अभी मैंने बताया भी था। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, रेंज जो है वो वर्टिकल मोशन में तो निकालेंगे नहीं, रेंज तो हॉरिजॉन्टल मोशन में ही होता है। तो अभी हमें वर्टिकल मोशन नहीं लेना होगा, क्या लेना होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन लेना होगा। रेंज क्या है, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सेकंड इक्वेशन से ही निकालते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे चूज करेंगे, और बाकी के काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल में जो भी आगे के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस होंगे, वहां भी रेंज निकालने का यही तरीका होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेंगे, रेंज कैसे निकलता है, हॉरिजॉन्टल मोशन सेकंड इक्वेशन से निकलता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलता है, वर्टिकल मोशन सेकंड इक्वेशन से निकलता है। इसको याद कर लेना, ठीक है। ये किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल में इसकी जरूरत से, इसकी मदद से हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। बस वो इक्वेशन लिखना है, उसमें वो सारी वैल्यूज को पुट करना है अकॉर्डिंगली, और उसको ऐसा फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो रेंज निकलेगा हॉरिजॉन्टल मोशन और सेकंड इक्वेशन से। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन और सेकंड इक्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में सेकंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, लिखते हैं हम लोग क्या इसको, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे यू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, ये कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ यही आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग रेंज निकालेंगे पार्टिकल का, देखो ये x है और ये y है, ये पार्टिकल यहां से यहां पे आके गिरा, ये वाली डिस्टेंस है r पूरी, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, x इज इक्वल्स टू r। जब टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा, मतलब पूरा मोशन कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो x ही तो r बन जाएगा, x की मैक्सिमम वैल्यू ही तो r है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, x इक्वल्स टू r। हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल्स टू यू एक्स कैपिटल T, ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे कैसा, यू एक्स टी कितना है हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन जी, अभी तो कैलकुलेट किया हमने, इसको रखेंगे ऐसा, हमारे पास रेंज आ जाएगा। देखो कैसे, इस r इज इक्वल्स टू यू एक्स क्या है हमारे पास, u cos थीटा इंटू 2 साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन g। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 u x u y अपॉन a y। देखो
2 हो गया, u cos थीटा इज ux, u sin थीटा इज uy, और g को लिखा ay। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको और भी हम लोग आगे लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, देखो इसको हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करेंगे कैसा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलोगे सर यू स्क्वायर तो समझ में आ रहा है, लेकिन टू कॉस थीटा साइन थीटा को साइन 2 थीटा कैसे लिख दे, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। इसको भी देख लो, इसको भी जान लेना है हमें। क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। ऐसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे फॉर्मूलेज हमारे पास अभी फिजिक्स में आते रहेंगे, जिसको हमें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इस फॉर्मूलेज पे भी फोकस करूंगा कि इसको भी अच्छे से देखो, इसको भी अच्छे से अभी याद करो। इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ती रहती है हमें फिजिक्स में। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज को जो भी हम आता रहेगा मैं यहाँ पे बताऊँगा और उसको बोलूँगा इसको अच्छे से याद कर लेना। इसकी ज़रूरत हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में या न्यूमेरिकल फॉर्मूले को बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसा कर लिया। तो रेंज को फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, फाइनली रेंज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये इजी होगा याद करने में, तो इस फॉर्म में रेंज को निकाल के रख लेंगे। ठीक है, तो हमने रेंज भी निकाल लिया। देखो कैसे कैसे निकाला। सेकेंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन का चुना, ऐसे लिख लिया। हमें मालूम होगा कि इसका एक 0 होगा और ux की वैल्यू क्या होती है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। ठीक है, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। हमें अगर ये मालूम है कि हॉरिजॉन्टल मोशन सेकेंड इक्वेशन से रेंज आता है, तो हमें इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको स्पेशली बैठे बैठे कहीं पे भी डेराइव कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ ये दो चीज़ें मालूम होगी तो। और ये AX 0 होता है, इसका UX इतना होता है, जो हमने पहले शुरू में बताया था। ठीक है, तो ये तरीका अगर अपनाओगे तो प्रोजेक्टाइल के किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसमें फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटी हुई चीज़ क्या हो जाती है, वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमें समझ के पढ़ना है, समझ के देखना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्वायर करना है, समेटना है और उन सारी चीज़ों को यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट एकदम कैसा रहे, बेहतरीन रहे, हमारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे रहें, मस्त रहें। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट मस्त रहेंगे तभी हम भी मस्त रहेंगे। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में टेंशन नहीं होगा पढ़ाई का, तुम पढ़ाई को क्या करोगे, एंजॉय करोगे। रटना शुरू कर दोगे, पढ़ाई तुम्हें बोरिंग लगनी शुरू हो जाएगी। समझना शुरू कर दोगे, पढ़ाई को एंजॉय करोगे और पढ़ने का मन करेगा और क्वेश्चंस करने के मन करेंगे। ठीक है, तो यही मोटो होता है हम लोगों का। हम चीज़ों को रटाते नहीं हैं, हम चीज़ों को समझाते हैं, इसलिए कि बच्चों का खुद ही पढ़ाई में मन लग जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम हाइट को, कैसे मैक्सिमम हाइट को निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट के डेफिनेशंस को देख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन द पार्टिकल रीचेस जीरो वर्टिकल वेलोसिटी। जब पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहां पे हम लोग मैक्सिमम हाइट को रीच कर लेते हैं, उसी को हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं। कैसे, देखते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है ना, किसी भी लाइन को हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, उस लाइन का पूरा मतलब दैट इज क्या, एग्जाम्पल लेकर के, ग्राफ को लेकर के हम यहाँ पे समझाएंगे, ताकि हमें इस पूरे लाइन का मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, देखो कैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। ये x है और ये है क्या, y। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको ऐसा लॉन्च करेंगे, ये यहाँ पे आके गिरेगा। यही देख रहे हैं हम लोग। देखो जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पे चलेगा, पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, इसका टेंजेंट होगा, इसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे हमने बताया था इनिशियल u यहाँ पे था, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब है इसका y कंपोनेंट 0 हो जाएगा और इसका x कंपोनेंट जो कि चेंज होता ही नहीं है, तो वो ux के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं होता है। और ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट y का 0 हो जाएगा, क्योंकि वो y एक्सिस में धीरे धीरे क्या कर रहा है, रिटार्ड तो कर रहा है ना। पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो y एक्सिस में वो क्या, पार्टिकल क्या होता है, रिटार्ड करता है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता है। तो यहाँ पे uy से ये vy बन जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही पार्टिकल अपने वर्टिकल वेलोसिटी को 0 करेगा, वहां पे हमें पार्टिकल की y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। इसी हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने में मददगार होगा, इसलिए हमें इसको अच्छे से देखना है। देख लो, समझ में आ रहा है क्या।
इसको हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे जिस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज के लिए इक्वेशन और वर्टिकल मोशन को चूज कर रहे थे, उसी तरह से हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी इक्वेशंस को चूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, अच्छा मैक्सिमम हाइट किधर था, वर्टिकल मोशन में ना, तो हॉरिजॉन्टल से तो निकाल ही नहीं सकते, हमें वर्टिकल मोशन ही लेना पड़ेगा। रेंज कहाँ होता है, एक्स एक्सिस में, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन लिया, वहाँ पे वर्टिकल मोशन से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वर्टिकल मोशन लेंगे और थर्ड इक्वेशन लेंगे। कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। इसको मैक्सिमम हाइट को, जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना ये, इसको हम सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इक्वेशन में होता ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थर्ड इक्वेशन से ज़्यादा इजी होगा। कैसे, थर्ड इक्वेशन मैं निकालता हूँ, सेकंड इक्वेशन से तुम निकालना। बोला सर मेरे को टफ वाला क्यों दे रहे हैं, टफ वाला इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें ही सीखना है, मेरे को तो आता है, सीखना तुम्हें है। तो मैं अभी थर्ड इक्वेशन से इजीली वाला मेथड करा देता हूँ, सेकंड इक्वेशन से तुम कोशिश करना, नहीं होगा तो मेरे को बताना, फिर मैं सॉल्व करके बता दूंगा तुमको, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन लेना है हमें और वर्टिकल मोशन एंड थर्ड इक्वेशन लेना है, वर्टिकल मोशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वर्टिकल मोशन को, थर्ड इक्वेशन के वर्टिकल मोशन को लिखेंगे, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है थर्ड इक्वेशन। वर्टिकल मोशन क्या, वर्टिकल मोशन में क्या करेंगे, सबके सबस्क्रिप्ट को y बना देंगे, मतलब सबका y कंपोनेंट लेंगे, इसका भी y कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कैसा, देखो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा होता है, प्लस अच्छा ए वाई कितना होता है, माइनस जी होता है ना, तो प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है, माइनस 2g हो गया काम। ए वाई क्या है, वाई एक्सिस, ये इक्वेशन बना लिया। अब देखो जब हम लोग करेंगे ना यहाँ पे y वाले पे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एट y इज इक्वल टू कैपिटल H, जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लेगा तो कौन सी चीज जीरो होगी, वी वाई जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे वी वाई इक्वल टू जीरो। अभी देखा था ना मैंने, जब y कैपिटल H हो जाएगा तो वी वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे और इजीली इसके वैल्यू को निकाल लेंगे। अब एकदम आसान हो गया, हम आसानी से इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे जीरो, ये रखेंगे क्या, यू वाई स्क्वायर, अभी ऐसा लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं इस फॉर्म में, माइनस 2gh। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सिंपली। ये आ गया हमारे पास क्या, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू 2 यू वाई स्क्वायर अपॉन ए वाई, सॉरी 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ नीचे है, ठीक है। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का बताया था 2 यू वाई अपॉन ए वाई, उसी तरह से h का क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2ay। याद करना, जब वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का फॉर्मूला हम लोगों ने यू स्क्वायर अपॉन 2g लिखा था, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर 2g, यू स्क्वायर वहाँ पे सिर्फ u था, यहाँ पे u नहीं है, यहाँ पे u साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल हो, ऑब्लिक हो, हॉरिजॉन्टल हो, या फिर क्या हो, इंक्लाइंड प्लेन हो, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन, ठीक है, सब के लिए हम इन टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है, इतना डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमें ये मालूम है और ये मालूम है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू वाई अपन ए वाई होता है। बस वहाँ पे कंपोनेंट हमें बनाना होगा कि यू वाई कितना होता है, ए वाई कितना होता है, यू वाई कितना होता है, ए वाई कितना होता है। इस फॉर्म में यहाँ पे करके डायरेक्ट हम h और t को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। जब हम लोग पढ़ेंगे ना क्या, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, डाउन द इंक्लाइन एंड अप द इंक्लाइन, तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट भी निकालना बताऊंगा। उस वीडियोस को हम लोग बाद में भी अपलोड करेंगे, अभी बेसिक वाली चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है।
देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है इसका, इट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स दैट रिप्रेजेंट्स द पाथ ट्रेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अंडर मोशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में, जो पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन होगा। पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा होगा उस पाथ का इक्वेशन को ही हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है इसने एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट में। अगर वो 3D मोशन होगा तो एक्स वाई जेड तीनों एक साथ चेंज कर रहे होंगे, तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स को लिखना पड़ेगा। और अगर ये 2D मोशन होगा तो हमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स को लिखने होंगे। अगर वाई एक्स वाई प्लेन पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई का एक सिंगल इक्वेशन बनाना होगा जो उस पाथ का इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो अभी हमारे पास कौन सा मोशन है, 2D, तो हमें z की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ x और y की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे वो चल रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल डेफिनेशंस के लिए, हर तरह के मोशंस के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को, दैट इज क्या, जो पार्टिकल 2D मोशन में जो पैराबोलिक पाथ पे चल रहा था ना, कौन सा पाथ है वो, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन बनाएंगे, उसका इक्वेशन किसमें बनाएंगे, एक्स में एंड वाई में। एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स और वाई का इक्वेशन बनाना है हमें, तो हम एक्स और वाई के इक्वेशंस को पहले अलग अलग लिख लेंगे, फिर दोनों को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, क्लब कर लेंगे। कैसे, देखो एक्स के लिए क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन को लेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में कौन सा, सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, मैंने बताया था ना अभी, x इक्वल्स टू यू एक्स टी। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अच्छा चलो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वर्टिकल मोशन सेकंड इक्वेशन, क्योंकि y कहाँ होता है, वर्टिकल मोशन के सेकंड इक्वेशन में y होता है। y का इक्वेशन क्या है, दिस y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यू आई टी स्क्वायर प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पे x 0 होता है इसलिए सिर्फ सिंपली इसको ऐसा लिखा है, यहाँ पे x 0 नहीं होता, ये सेकंड इक्वेशन y का हो जाएगा। ठीक है, अब ये x है ये y है, अलग अलग इक्वेशन है ना, अब इन दोनों को मिला के हमें एक इक्वेशन बनाना है x और y का। ठीक है, देखो कैसे बना सकते हैं, इस इक्वेशन में जरा देखो, इस इक्वेशन में y तो है लेकिन x नहीं है, उसकी बदले में t है, तो हमें t नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल करके x में यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा जो y और x में होगा और जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा। ठीक है, x और y का पैरा जो पाथ होगा ना, पैराबोलिक पाथ, उसका इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, इस इक्वेशन में y है, इस इक्वेशन में x नहीं है, उसकी जगह पे t है, तो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, t की वैल्यू को यहाँ से निकाल करके यहाँ पे रख के t को एलिमिनेट कर लेंगे तो x आ जाएगा और y है ही, तो x और y का इक्वेशन बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस t इज इक्वल्स टू वॉट, x अपॉन यू एक्स, x अपॉन यू एक्स, दिस t इज इक्वल्स टू x अपॉन यू एक्स। अब इस इक्वेशन में रखेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास। ठीक है, इस सेकंड वाली इक्वेशन में t की वैल्यू को रखेंगे, देखो रखते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू क्या है, यू आई टी, t की वैल्यू कितनी है, x अपॉन यू एक्स, x अपॉन यू एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी ब्रैकेट प्लस हाफ व्हाट, ए वाई और टी स्क्वायर, मतलब x अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। t को एलिमिनेट कर लिया हमने, जब t को एलिमिनेट किया है तो आगे हम लोग काम क्या कर सकते हैं, दिस y इज इक्वल टू, u क्या है, u साइन थीटा, सारी वैल्यूज रखते चले जाएंगे, u इज u साइन थीटा, x u x कितना है, u cos थीटा। ठीक है, ए वाई कितना, माइनस जी, तो रख देंगे माइनस जी, ऐसा नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यू एक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, एक साथ रख दिया हमने, स्क्वायर था ना वो,
एक साथ रख दिया, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो u को u से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यही होगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बस और कुछ नहीं है, यही है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बोलोगे सर इतना सारा कैलकुलेशन किया, इतना सारा दिमाग लगाया, हम कैसे समझ सकते हैं, क्या इसको याद कर सकते हो? बहुत ज़्यादा मुश्किल है याद करना। ठीक है, इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट नहीं करता कि इसको याद करो, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, इजीली तुमसे भी कैलकुलेट होने लगेगा। ये क्या करना है, हमें एक्स और वाई का इक्वेशन बनाना था। एक्स का इक्वेशन लिख लो, तुरंत याद कर लो, ये वाई का इक्वेशन तुरंत याद कर लो। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन में जो जैसे जैसे वैल्यू आएगी वैसे वैसे रखते चलो जाओ, टी को एलिमिनेट करो वाई में, और ये इसमें एक्स और वाई का इक्वेशन बन जाएगा। एक्स और वाई का इक्वेशन बन जाएगा, ऊपर नीचे काट पीट करके यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये इजी हो जाएगा अगर हम इस प्रोसेस से चलेंगे तो। और इस प्रोसेस चलने का ये एक फ़ायदा और भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा घूम के दिया होता है ना, घुमा के दिया होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एडवांस वगैरह के लिए, मेंस वगैरह के लिए। ठीक है, बोर्ड के लिए भी आजकल आ रहा है, बोर्ड में भी आजकल इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन घुमा के ही देते हैं, तो हमें प्रोसेस पता होगा ना, तो प्रोसेस के जरिए हम किसी भी तरह को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना, रट के हम चीज़ों को भूलने का भी दिक्कत है, डायरेक्ट बोला गया तो क्या होगा। ठीक है, और हमें घूम के थोड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो पूरा फॉर्मूला धरा का धरा रह जाता है, वो यूज ही नहीं हो पाता है उसमें। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स tan थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इसका और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको तुम याद कर सकते हो, इसको हम बोलेंगे, इसको याद कर सकते हैं हम लोग, एक्स tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, वेयर आर इज योर रेंज। आर को रेंज रखोगे यहाँ पे, रेंज का जो फॉर्मूला बताया था इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वापस ये इक्वेशन बन जाएगा, या इस इक्वेशन से ये इक्वेशन भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हम याद रख सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि याद कर लो, ये इजी होता है। और न्यूमेरिकल पर्सपेक्ट से, ये न्यूमेरिकली पर्सपेक्ट से हम इसको इजीली याद कर, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लोग को सॉल्व करने आता है ना क्वेश्चन वगैरह, तो ये वाला फॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसी भी पॉइंट के। देखो एक्स है और ये क्या है, वाई है, ये पाथ है प्रोजेक्टाइल का, ऐसा गया किसी भी पॉइंट का, मान लो कि ये पॉइंट है पार्टिकल, यहाँ पे एक्स इतना है और वाई इतना है, तो एक्स और वाई का कोई वैल्यू दिया होगा उसको यहाँ पे रखना है और सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। यहाँ पे रेंज भी रख देना है, रेंज को डायरेक्ट नंबर में जो भी आएगा 10 मीटर 5 मीटर 25 मीटर उसको रख के यहाँ पे डायरेक्ट लग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये जो इक्वेशन है इस वाले पाथ का ही इक्वेशन है, जो इस पॉइंट किसी भी पॉइंट के दो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो सारे कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये इसका ही इक्वेशन है, तो इसको जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है ना, उसको रखेंगे इस पे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करना मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और इसको इस तरह से निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को निकालना देखा है। कैसे, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, जरूरत पड़े तो 10 बार देखिए, 15 बार देखिए, तब तक जब तक ये पूरे प्रोसेस जो मैंने बताए हैं कि कैसे कैसे फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, उसको मेरे दिमाग में नहीं घुस जाए। ये घुस जाएगा तो हम ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ओपन इस वीडियो में, कि अगर तुमने इतने सारी चीज़ों को इस प्रोसेस के साथ अगर पढ़ा होगा और इसको समझा होगा, तो दुनिया के कोई भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को हम सिर्फ इतना पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं ये ओपन बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको जिस तरीके से मैंने इसको पढ़ा है और जो जो स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है प्रोजेक्टाइल के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर रटने पे हम आएंगे तो बस ये इसको रट लेना, फिर अगला वीडियो भी रट लेना, फिर अगला वीडियो भी रट लेना, फिर उसके आगे तीसरा वीडियो तुम अपने से नहीं बना पाओगे, उसके क्वेश्चंस को भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इतना सब कुछ समझा के पढ़ाते हैं, बताते हैं, ताकि कम पढ़ के भी हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आसानी, बहुत कम पढ़ करके। ठीक है, यही हमारा मोटो होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, ये हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, बाकी आगे के लेक्चर्स में प्रोजेक्टाइल के और अच्छे अच्छे
कॉन्सेप्ट्स को लेके आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे और हम लोग देखेंगे कि आगे के प्रोजेक्टाइल को भी क्या इसी तरीके से सॉल्व करते हैं या कोई और तरीका है, क्या इसी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं जो 3 इक्वेशन था, या कोई और दूसरा इक्वेशन लाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, दूसरा कोई इक्वेशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मैक्सिमम 3, इसी मेनली 3 इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार में तो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से सॉल्व कर, थर्ड की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो 2 इक्वेशन ही काफ़ी है पूरे प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने के लिए। बस हमें देखना है कि उस 3 इक्वेशन को कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करना है और कैसे उसको डील करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए, कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, इस वीडियो को और अच्छे से कैसे बना सकते हैं। सर इसमें ये वाला आपने पार्ट छोड़ दिया है, एक्चुअली मैंने बहुत सारा अभी भी नहीं करा है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है, लेकिन मेन जो चीज़ें थी उसको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आप अपने कमेंट सेक्शन में लेके बताएं कि आपको इसमें और क्या जानना है और क्या पढ़ना है, तो हम उस पर आगे काम करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, जब तक कि समझ में ना आ जाए। पूरी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए और करिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार।